मिस नायला, प्रोफेसर रेहान की पुकार पर अबीर झुके हुए सर के साथ सहमी हुई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तभी रेहान शाह ने अचानक उसका असाइनमेंट फाड़कर उसके मुंह पर फेंक दिया। कितनी बार कहा है, मेरे सामने ये कॉपी पेस्ट वाला ड्रामा मत किया करो। अगर इतना भी दिमाग नहीं तो किताबें छोड़कर किचन संभालो। यकीन मानो फायदे में रहोगी। वो बिना लिहाज के उस पर बरस रहा था। पूरी क्लास में हैरत का सन्नाटा छा गया, जबकि अबीर की लाल भीगी निगाहें उसके पत्थर जैसे चेहरे पर टिकी थीं। वो उसका पति था, जिसके काम करते करते ही वो असाइनमेंट ठीक से नहीं कर पाई थी, और अब वही उसे इतनी बेदर्दी से सबके सामने जलील कर रहा था। गेट लॉस्ट। उसकी दहाड़ पर अबीर बदहवास हालत में पलटी ही थी कि अचानक उसका सिर चकराने लगा और अगले ही पल, रेहान शाह, अगर तुम मेरे पोते हो तो मैं भी तुम्हारा दादा हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा, और इतना ही नहीं, तुम्हें मेरे जनाजे को कंधा देने से भी मना कर दूंगा। उसके बाद भी अगर तुम अपने फैसले पर डटे रहने की हिम्मत करते हो तो शौक से करो। ठंडे शब्दों में बोलते हुए मुनीर शाह की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, जिस पर रेहान शाह अपने होंठ भींच कर रह गया। दादा जान, ये मेरे साथ ज्यादती है। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी पसंद से शादी कर सकूं? आप जानते हैं, मैंने अमरीन को पसंद किया है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे अबीर में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं उससे क्यों शादी करूँ? खुद पर काबू रखने की कोशिश करते हुए वो अपनी उंगलियों को बार बार खींच और खोल रहा था, जबकि उसकी बेचैनी को नज़रअंदाज करते हुए मुनीर शाह ने अपना चेहरा मोड़ लिया। मैं तुम्हें अपने आखिरी फैसले से आगाह कर चुका हूँ। अब ये तुम्हारे हाथ में है। शादी करने की सूरत में सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर तुमने अबीर से निकाह करने से इनकार किया तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, बल्कि हो सकता है कि तमाम उम्र के लिए तुम मेरा चेहरा देखने को भी तरस जाओ। भारी और ठंडी आवाज़ सुनकर रेहान शाह फिर से अपने होंठ भींच कर रह गया। आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं दादा जान, बेबसी से कहते हुए उसने फिर से अपने होंठ भींच लिए, जबकि मुनीर शाह उससे मुंह मोड़े बैठे थे और उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। ठीक है, मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, मगर मेरी भी एक बात याद रखिएगा, मैं उस लड़की को कभी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरी शादी भी करूँगा। इसलिए अपनी उस चहीती पोती को ये बात अच्छी तरह समझा दे कि मेरे लिए उसकी क्या हैसियत है। नहीं तो अगर रेहान शाह बताने पर आ गया तो इस घर में मौजूद हर इंसान तड़पेगा, जिस तरह आप सब लोग मुझे तड़पा रहे हैं। मैं उसका बदला सूद समेत वसूल करूंगा, और याद रखिए, मैं आपका ही पोता हूँ। संजीदा और ठंडे लहजे में वो उन्हें अपने फैसले से आगाह कर रहा था। मुनीर साहब के लिए तो इतना ही काफ़ी था कि रेहान अबीर से निकाह के लिए तैयार हो गया है। अबीर उनकी औलाद की औलाद यानी उनकी पोती थी। उसके माँ बाप के कार हादसे में इंतकाल के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी मुनीर साहब के ऊपर आ गई थी। अबीर की परवरिश करते करते उन्होंने हमेशा से उसका निकाह रेहान शाह से करने का सपना संजो लिया था, मगर अब जबकि वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, उनके सामने खड़े उनके जिद्दी और अड़ियल पोते ने उस मासूम कम उम्र नाजुक सी लड़की से निकाह करने से साफ इनकार कर दिया था, और वजह सिर्फ एक लड़की थी, और वो कोई और नहीं, उसकी खालाजाद अमरीन थी। वो अपने इस होनहार और खूबसूरत पोते को किसी एक लड़की के पीछे यूं बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। इस बार उन्होंने ठान लिया था कि रेहान शाह को अपने फैसले के आगे झुका कर ही रहेंगे, और चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही सख्ती क्यों ना करनी पड़े। फिलहाल के लिए तुम अबीर से निकाह करोगे, और यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं उस बच्ची को तुम्हारे सहारे बिठाकर उसे यूं दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता, और मैं तुम्हें भी तुम्हारी एक जिद की वजह से तुम्हारा अपना फ्यूचर तबाह करने नहीं दूंगा। वो लड़की यही चाहती है कि तुम पूरे ख़ानदान से कटकर सिर्फ उसके होकर रह जाओ, और तुम खुद उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने पर तुले हो। ठंडे लेकिन भारी और दृढ़ शब्दों में कहते हुए मुनीर साहब उठकर खड़े हो गए। उनकी नज़रें सीधी रेहान की आंखों में जमी थीं, जैसे वो सिर्फ फैसला नहीं सुना रहे थे, बल्कि उसे सच दिखाने की आखिरी कोशिश कर रहे हों। दादा जान, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर अमरीन के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता। वो बिन माँ बाप की बच्ची है। वो किसी का बुरा नहीं चाह सकती, और मेरा बुरा चाहना तो बहुत दूर की बात है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। रेहान के इस अटूट यकीन को सुनकर मुनीर साहब एक गहरी सांस लेकर रह गए। उनके होंठों पर एक हल्की मगर दर्द भरी मुस्कान उभर आई, जैसे वो उससे ज़्यादा जानते हों जितना वो समझ रहा था। रेहान,
मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। मुझसे कोई बात छुपी नहीं है। दादाजान की बातों पर वो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। ऐसा कुछ भी नहीं है दादाजान, जैसा आप सोच रहे हैं। अमरीन का बचाव करते हुए वो उस वक्त उनके सामने डट कर खड़ा था। अफसोस मुझे उस वक्त पर होगा जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, और तब बहुत देर हो चुकी होगी। गहरे अफसोस और थके हुए लहजे में कहते हुए मुनीर साहब ने रेहान शाह के कंधे पर हाथ रखकर उसे हल्के से थपथपाया और भारी कदमों के साथ वहां से बाहर चले गए, जबकि कमरे में एक अजीब सी खामोशी और आने वाले तूफान का बोझिल एहसास रह गया। अभी उनके बूढ़े वजूद में जान बाकी थी, इसीलिए वो अबीर के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। वो जानते थे कि जब वो किसी काबिल नहीं रहेंगे, जब उनके शरीर में ताकत नहीं बचेगी और वो दूसरों के सहारे पर पड़े होंगे, तब उनकी सनात पोती को कौन पूछेगा। यही सोचकर वो अपनी ये जिद हर हाल में पूरी करना चाहते थे। रेहान शाह बिन आमिर शाह, आपका निकाह अबीर असलम बिन्त असलम शाह से तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज उसके कानों तक पहुंचे तो उसके होंठ सख्ती से एक दूसरे में भिज गए। कबूल है ये शब्द जैसे उसके हलक से निकलने से इनकार कर रहे थे, मगर सामने बैठे दादाजान की कड़ी और अडिग निगाहें अपने ऊपर महसूस करते हुए उसने अपनी झुकी हुई आंखें खोलीं। कबूल है, बहुत धीमी टूटी हुई आवाज़ में कहते हुए वो अपने दिल पर न जाने कितने सब्र और मजबूरी के पहरे बिठा चुका था। उसकी आंखों के पर्दे पर अभी भी अमरीन का चेहरा पूरी रौनक के साथ उभर रहा था। मुझे माफ़ कर देना अमरीन, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। ये एक धीमी सी सरगोशी थी जो उसके दिल से निकल रही थी। कुछ ही देर के बाद अबीर भी उसी निकाह की महफिल में मौजूद थी। अब वो अबीर असलम से अबीर रेहान शाह बन चुकी थी। मासूम सी अबीर को वो पहले भी कई बार देख चुका था। वो छोटी सी सहमी हुई लड़की जो हर वक्त अपने आप को छुपाने की कोशिश करती रहती थी, जबकि रेहान शाह को ऐसी दब्बू और डरपोक लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। उसे वो लड़कियां पसंद थीं जो अपने हक के लिए खड़े होना जानती हों, जो ज़रूरत पड़ने पर सामने वाले को जवाब देना जानती हों। ये ना हो कि वो जिनकी परवरिश हिम्मत बढ़ाने की जिम्मेदारी भी सिर्फ उसी पर आ जाए। यही सोच अब उसके पूरे वजूद में एक अजीब सी चिढ़ और झंझलाहट बनकर फैल चुकी थी। निकाह होते ही वो बिना पीछे देखे वहां से उठकर बाहर चला गया। पीछे मुनीर साहब ने गहरी सांस ली और अपने पास बैठी अबीर के सिर पर प्यार से हाथ रखा। अल्लाह तुम्हारे नसीब खूबसूरत करे बेटा। मेरे हाथ में जो कुछ भी था मैंने तुम्हारे लिए करने की पूरी कोशिश की है। अब तुम्हें अपनी कोशिशों से उस पत्थर दिल को अपनी तरफ मोड़ना होगा, उसके दिल को अपने लिए नरम करना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी तुम थक जाओ तो खामोशी से मेरे पास लौट आना। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं कि शौहर इज्जत दे या न दे, मोहब्बत दे या न दे, मगर मायके वापस नहीं आना। नहीं बेटा, तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जब भी तुम्हें लगे कि रेहान के साथ चलते चलते तुम्हारे कदम डगमगाने लगे हैं, वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो बिना झिझक मेरी आगोश में आ जाना, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। ये कहते हुए मुनीर साहब ने उसके माथे को चूमा और उसके लिए खुशियों की दुआएं की। अबीर भीगी आंखों के साथ हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करती रही। उसकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं, जिन्हें बार बार मरोड़कर अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। सफ़ेद और लाल गरारे में सजी वो कुछ देर बाद रेहान के कमरे में बैठी थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं, दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसका शौहर रेहान शाह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, मगर वो अपने दादाजान की मजबूरी और अपने नसीब के आगे चुपचाप सर झुका गई थी। हालांकि उसके लिए भी ऐसे इंसान के साथ इस रिश्ते में बंधना बेहद मुश्किल था, जो उसे पसंद करना तो दूर की बात, उससे इज्जत देना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रेहान शाह की नज़रों में वो एक मुजरिम थी, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी दादाजान ने उसका निकाह रेहान शाह से करवा दिया था, जबकि वो उसे ये बात बता भी नहीं पाई थी कि अगर वो उसके साथ ये रिश्ता नहीं रखना चाहता तो वो खुद भी ये रिश्ता उससे जोड़ना नहीं चाहती थी। आंखें बंद करके ये सब सोचते हुए उसने अपने गरारे को थाम लिया। वो अभी बिस्तर से नीचे कदम रखने ही वाली थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और रेहान अंदर दाखिल हुआ। अपनी लाल गुस्से से भरी आंखों से सामने खड़ी सहमी हुई अबीर को देखते हुए उसने अपने जबड़े भींच लिए। तुम्हें क्या लगा मैं फिल्मों के हीरो की तरह कमरे में दाखिल होऊंगा, तुम्हें मोहब्बत भरी नज़रों से देखूंगा और तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफा पेश करूंगा? यही सोच रही थी ना तुम?
जहर भरे लहजे में कहते हुए उसने पीछे से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। फिर उसके कदम धीरे धीरे अबीर की तरफ बढ़ने लगे और हर कदम के साथ उसका पहले से कांपता हुआ वजूद और ज़्यादा सिमटता जा रहा था। मैंने आपसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखी, अबीर ने बहुत धीमी और नरम आवाज़ में कहा और अपना चेहरा और झुका लिया। तुम्हारे लिए अच्छा भी यही है, क्योंकि मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद रखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी मनचाही बीवी नहीं हो, बल्कि एक मजबूरी हो। और याद रखना, अगर तुम्हारे कामों में मैंने कोई भी कमी देखी तो रेहान शाह उसी पल तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल देगा। ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ दादाजी की वजह से की है। अगर उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया होता तो मैं कभी भी तुमसे निकाह नहीं करता। तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मुसीबत हो जो ज़बरदस्ती मेरे सिर पर डाल दी गई है। ठंडे शब्दों में भरा उसका जहर जैसे अबीर के पूरे वजूद में उतर रहा था और उसे भीतर तक सुन्न कर रहा था। वो बेहद शांत सिर झुकाए अपनी पतली उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए उसकी हर बात को अपने सीने में किसी नस्तर की तरह उतरता हुआ महसूस कर रही थी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी भी शिकायत का मौका न मिले, बहुत धीमी और संयमित आवाज में कहते हुए वो अपना गरारा संभालती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई। पीछे खड़ा रेहान कुछ पल तक भारी नज़रों से उसके जाते हुए वजूद को देखता रहा। फिर उसने अपनी शेरवानी के बटन खोलकर उसे उतारा और सोफे पर फेंक दिया और खुद बिस्तर पर गिरते ही उसने मोबाइल निकाला और अमरीन का नंबर डायल कर दिया, मगर फ़ोन लगातार बंद जा रहा था। अमरीन को उसके निकाह की खबर मिल चुकी थी और उसी वजह से उसने उससे हर तरह का संपर्क तोड़ लिया था। अब उसके अंदर जमा सारा गुस्सा किसी न किसी पर तो निकलना था और वो अबीर पर ही उतरने वाला था। आंखें बंद करके उसने अमरीन को एक मैसेज भी भेजा, मगर लगता था कि उसने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। कुछ देर के बाद जब अबीर फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई तो उसने चुपचाप अपना तकिया उठाया और सोफे की तरफ बढ़ने लगी। उसकी इस हरकत ने रेहान के गुस्से को और भी भड़का दिया। वो तुरंत उठकर बैठ गया और एक झटके से उसकी बाह पकड़कर उसे वापस बिस्तर की ओर खींच लिया। समझती क्या हो खुद को? कहीं की हूर परी हो जो इतने नखरे दिखा रही हो? सोफे पर सोकर क्या साबित करना चाहती हो कि अगर मेरे साथ बेड पर सोगी तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा और तुम्हारे करीब आ जाऊंगा? तो इतनी बड़ी गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं होती उसकी तरफ मैं नज़र उठाकर भी नहीं देखता, और यूं एटीट्यूड दिखाकर अपनी अहमियत बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बातों पर अबीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप तकिया वापस अपनी जगह पर रखकर बिस्तर के किनारे पर सिमट कर लेट गई। वो आज की रात किसी भी तरह की बहस या झगड़े को बढ़ाकर कोई नया तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। उसकी ये खामोशी रेहान को भीतर ही भीतर और ज़्यादा बेचैन और खीज से भर रही थी। वो भी बिना कुछ बोले अपने ऊपर कंबल खींचकर सोने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसके कान अनचाहे ही अबीर की हराहट की तरफ लगे हुए थे। उसकी तरफ से कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। या तो वो सचमुच सो गई थी या फिर अपनी सांसों तक को थामे ऐसे लेटी थी कि उसकी मौजूदगी का एहसास भी ना हो। रेहान समझ नहीं पा रहा था। महारानियों की तरह बिस्तर पर पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। उठो और मेरे कपड़े अभी के अभी प्रेस करके दो। जब तक मैं नहा कर आऊँ मेरे जूते और बाकी सारी चीज़ें भी लाकर यहीं सामने रख देना। सुबह उठते ही वो पास लेटी अबीर को झकझोरते हुए बोला। अबीर ने नींद से बोझिल आंखें मलते हुए अपने शौहर की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे बेबसी से हल्का सा सिर हिला दिया। किसी भी तरह की बहस या सवाल किए बिना वो उठकर खड़ी हुई और उधर वो बाथरूम में चला गया। उसका इरादा साफ था, वो अबीर को इस कदर परेशान कर देगा कि वो खुद ही हार मानकर दादा जान के पास वापस लौट जाए और तब कोई भी उसे दोष न दे सके। कुछ देर के बाद जब वो नहाकर वापस आया तो सामने अपनी हर चीज़ करीने से रखी हुई देखकर उसके जबड़े भींच गए। उसने दांत पीसते हुए सामने खड़ी उस शांत लड़की को घूरा। मेरे लिए नाश्ता तुम अपने हाथों से बनाओगी। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं कि वो मेरे लिए नाश्ता तैयार करे। ठंडे और हुक्म भरे लहजे में वो एक और आदेश देकर आगे बढ़ गया। अबीर ने चुपचाप अपने होंठ काटे और फिर बिना कुछ बोले सिर झुकाकर रह गई। फ्रेश होकर कपड़े बदलने के बाद वो सीधा किचन की तरफ चली गई। कुछ देर के बाद रेहान तैयार होकर नीचे आया। डाइनिंग टेबल पर उसके लिए नाश्ता लगा हुआ था, पराठा और ऑमलेट। जैसे उसकी नज़र उस पर पड़ी तो उसका चेहरा सख्त हो गया। तुमने मुझे जाहिल और गवार समझ रखा है क्या, जो मैं इतना देसी घी वाला नाश्ता करूँगा? वो तेज आवाज़ में बोला था। उसकी दहाड़ सुनकर सामने खड़ी अबीर घबराकर काँप उठी। वो उसे
वो उसे कैसे बताती कि उसने वही नाश्ता बनाया था जैसा वो खाता था। उसमें ज़्यादा घी नहीं था, बल्कि ऊपर से दिखाई देने वाला घी भी उसने टिश्यू पेपर से हल्के से साफ कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि कहीं उसे शिकायत का मौका न मिल जाए। वो जानती थी कि रेहान तेल वाला खाना पसंद नहीं करता, लेकिन इस वक्त उससे बहस करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। इसलिए वो खामोशी से उसके सामने से नाश्ता उठाकर अंदर चली गई। कुछ ही देर के बाद वो ब्रेड, जैम, कॉफ़ी, सलाद और ताज़ा जूस बनाकर उसके सामने रख चुकी थी। दांत पीसते हुए रेहान ने नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ाया। उसे चुपचाप और बिना शिकायत के नाश्ता करते देख अबीर ने गहरी सांस ली और उसके छोड़े हुए पराठे आमलेट अपने लिए निकालकर खाने लगी, क्योंकि उसे भी कॉलेज के लिए निकलना था। उसी वक्त मुनीर साहब बाहर आए। दोनों को ही शांति से साथ बैठकर नाश्ता करते देखकर उनके दिल को थोड़ा सा सुकून मिला था। कल से उन्हें यही डर सता रहा था कि कहीं रेहान कोई ऐसा व्यवहार न कर दे जिससे उस मासूम बच्ची को तकलीफ पहुंचे। अब उन्हें थोड़ा संतोष हुआ तो वो चलकर उनके पास ही आकर बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, कैसे हैं आप? अबीर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा और उनकी तरफ देखने लगी। मुनीर साहब ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गए। मैं ठीक हूँ बेटा, नाश्ता कर रही हो? आज कॉलेज जाना है ना? उन्होंने नरमी से पूछा और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगे, जैसे उसकी हालत पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जी दादा जान, नाश्ता कर लिया है, अब बस कॉलेज के लिए ही निकलना है। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया ताकि उनकी चिंता कम हो सके। कोई बात नहीं बेटा, रेहान है ना, वो तुम्हें छोड़ देगा। आज से वही तुम्हें लेकर जाएगा और वापस भी लेकर आएगा। जब तुम दोनों एक ही कॉलेज जाते हो तो अलग अलग जाने की क्या ज़रूरत है? सपाट लेकिन सख्त लहजे में उन्होंने सामने बैठे रेहान और अबीर को देखते हुए अपना फैसला सुना दिया। ये सुनते ही रेहान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। दादा जान, क्या आपके लिए इतना काफ़ी नहीं कि मैंने आपके कहने पर इस लड़की से निकाह कर लिया? अब और क्यों मेरी ज़िंदगी को और मुश्किल बनाना चाहते हैं? मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकता। ये बात मैं आपको कैसे समझाऊं? वो गुस्से से भर उठा था। उसका बस चलता तो वो अपने गुस्से का सारा बोझ यहीं पर उतार देता, लेकिन दादा जान की वजह से वो अपने शब्दों को काफ़ी हद तक काबू में रखे हुए था। उसने पास बैठी अबीर को घूरा। अबीर सिर झुकाए बैठी थी और अपनी इस बेबसी और कम अहमियत पर जितना भी अफसोस करती उतना कम था। रेहान शाह, ये मेरा आखिरी फैसला है। जब तुमने इसे अपनी बीवी बना ही लिया है तो इसकी जिम्मेदारी भी पूरी करो। ठंडे लेकिन निर्णायक शब्दों में अपना फैसला सुनाकर मुनीर साहब उठे और जाते जाते प्यार से अबीर के सिर पर हाथ रख दिया। अबीर ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके और सिर झुका लिया। मुनीर साहब के जाते ही रेहान उसकी तरफ मुड़ा। ये सब तुम्हारी साजिश है ना? मैं सब समझ रहा हूँ। तुमने ही दादा जान को मजबूर किया था कि वो हमारी शादी करवाएं और अब उनके जरिए मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ लो अबीर शाह, तुम्हारी इन चालों में मैं कभी नहीं आने वाला। ये भूल जाओ कि रेहान शाह तुम्हारी इन ओछी हरकतों से प्रभावित होकर तुम्हें दिल से अपनी बीवी कबूल करेगा। मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ नहीं कि मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में कबूल करूं और तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूं। ठंडे और कटाक्ष भरे शब्दों में वो अपना गुस्सा उस पर उतार रहा था, जबकि अबीर अपने बैग की पकड़ मजबूत किए उसके साथ गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी और आंखें मूंदकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ चुकी थी। कुछ ही देर के बाद गाड़ी चलाते हुए उसने अचानक रास्ते में ब्रेक लगा दी। गेट आउट! उसकी दहाड़ती आवाज़ ने अबीर को जैसे एक झटके से डरा दिया। वो घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। फिर अगली नज़र उसने सुनसान सड़क पर डाली। सुबह का वक्त था और दूर दूर तक कोई सवारी नजर नहीं आ रही थी। धड़कते दिल के साथ उसने अपने इस बेरहम हमसफ़र को देखा, जो पूरी जिंदगी का साथ क्या निभाता, 1 घंटे का सफ़र भी उसके साथ पूरा करने को तैयार नहीं था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी दूसरी दहाड़ गूंजी। मैंने कहा, बाहर निकलो। इस बार उसके कांपते हाथ तुरंत गाड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ गए। मुझे तुम्हारी ये शक्ल नहीं देखनी अबीर शाह। तुम्हें देखते ही मेरा दिल घुटने लगता है। अगर तुम कुछ देर और मेरे साथ बैठी रही तो मैं ये गाड़ी कहीं खाई में गिरा दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कांपते हुए वजूद के साथ उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और नीचे उतर गई। वो अभी 1 कदम पीछे ही हटी थी कि रेहान शाह की गाड़ी तेज झटके से उसके पास से निकलती हुई आगे बढ़ गई। अपने नीचे के होंठ को दांतों से दबाकर उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की और अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। या अल्लाह,
मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई जिसके बदले में आपने इतना संगदिल इंसान मेरा हमसफ़र बना दिया? क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा था? आंखें बंद करके बुदबुदाते हुए उसने गहरी सांस ली। फिर हिम्मत जुटाकर उसने सामने से आती एक गाड़ी को रोकने के लिए हाथ उठाया। गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। जी बेटा, आपको कहाँ जाना है? सामने गाड़ी में बैठा ड्राइवर एक बुजुर्ग आदमी था। उसे देखकर अबीर ने राहत की सांस ली। अंकल जी, मुझे कॉलेज तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? होंठ भींचकर उसने धीमी आवाज में पूछा। जी बिल्कुल बेटा, आइए। नरमी से पुकारते हुए उन्होंने उसे पीछे बैठने का इशारा किया। अबीर सुकून से पीछे बैठ गई और अपने बैग को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में नमी भर आई थी। दिल ही दिल में उसने एक टूटती हुई दुआ मांगी, या अल्लाह, किसी लड़की को रेहान शाह जैसा हमसफ़र कभी मत देना। न जाने क्यों हमारे घर वाले रिश्ते करते वक्त ये भूल जाते हैं कि बेटियां अगर गैरों में भी देनी पड़े तो दे दी जाएं, मगर वहाँ कभी नहीं देनी चाहिए जहाँ उनकी इज्जत ना हो, उनकी कदर ना हो। जो इंसान बीच रास्ते में आपको तन्हा छोड़कर चला जाए, क्या वो इस लायक होता है कि आप उसे अपनी सबसे कीमती चीज़, अपना भरोसा दे दें? एक आंसू फिसलकर उसके गाल पर आ गिरा, मगर अगले ही पल उसने अपना गाल रगड़कर खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की और अपनी नज़रें बाहर की ओर मोड़ ली। वो खिड़की के बाहर भागते हुए नज़ारों को देखने लगी, जैसे अपने अंदर उठते तूफान से ध्यान बटाना चाहती हो। अबीर, तुम्हें मालूम है, सर रेहान अब हमारी क्लास में भी आने वाले हैं। दरअसल हमारे फिजिक्स प्रोफेसर कॉलेज छोड़कर चले गए हैं, तो अब हमें फिजिक्स वही पढ़ाएंगे। मैंने सुना है बहुत अच्छे टीचर हैं और हमें ठीक से बता पाएंगे कि हमारी पढ़ाई में कहाँ कहाँ गलती हो रही है। वो अभी क्लास में आकर बैठी थी कि उसकी दोस्त ने उत्साह से भरी आवाज़ में जैसे उसके सिर पर बम फोड़ दिया। अबीर ने घबराई हुई आंखों से अपने दोस्त की ओर देखा और मन ही मन दुआ करने लगी कि ऐसा कभी ना हो। मगर कुछ ही मिनटों के बाद उसकी दुआ जैसे उसके सामने टूट कर बिखर गई थी। जब रेहान शाह अपने रौबदार अंदाज में चलता हुआ क्लास में दाखिल हुआ, सांस रोके वो अपनी उस हमसफ़र को देखती रह गई जो उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका था। थोड़ी देर के बाद वो डेस्क के पास जाकर खड़ा हुआ और पूरी क्लास को अपना परिचय देने लगा। अबीर ने तुरंत सिर झुका लिया और किताब पर नज़रें जमा ली। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी नज़रें उससे ना मिलें, मगर हर पल अपने ऊपर पड़ती हुई उसकी तपिश और सख्त भरी नज़रों को वो साफ महसूस कर रही थी। क्लास, 3 दिन के बाद मैं असाइनमेंट लूँगा और मुझे हर हाल में असाइनमेंट चाहिए। जिसने असाइनमेंट पूरा नहीं किया वो अगली बार से मेरी क्लास में नहीं बैठेगा। ठंडे और सख्त शब्दों में वो पूरी क्लास पर नज़र दौड़ाते हुए बोला। अबीर ने सिर झुका लिया और अपने होंठ काट लिए। उसी रात मेरे कपड़े तुम खुद धोगी, ठंडे लहजे में हुक्म देते हुए वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, जबकि अबीर अभी अभी अपना असाइनमेंट बनाने के लिए बैठी थी। वो गहरी सांस लेकर रह गई। पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा था। जैसे ही वो पढ़ने असाइनमेंट बनाने बैठती, वो उसे कोई ना कोई काम दे देता। कभी प्रेस किए हुए कपड़ों को दोबारा प्रेस करने के लिए, कभी चाय, कभी कॉफ़ी बनाने के लिए, कभी कोई फाइल लाने के लिए, तो कभी कोई और छोटा बड़ा काम। वो लगातार उसे काम पर काम देकर परेशान कर रहा था और वो खामोशी से उसके हर काम को करती जा रही थी। उसने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। अब जबकि अगले दिन असाइनमेंट जमा करने का आखिरी दिन था, वो उसे कपड़े धोने के लिए कह रहा था, जिसमें उसका पूरा दिन लग जाता। मगर उससे बहस करने के बजाय उसने चुपचाप अपने नोट्स एक तरफ रखे और बिना एक शब्द कहे उठकर काम के लिए बढ़ गई। उसे यूं बिना विरोध की मानते देखकर रेहान शाह ने दांत भींच लिए और उसे जाते हुए गुस्से भरी नज़रों से घूरता रह गया। न जाने ये लड़की किस मिट्टी की बनी थी जो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती थी। वो जो भी काम का उसे कहता बस खामोशी से कर देती और एक बार भी उसका विरोध नहीं करती थी। न कोई जवाब, न कोई शिकायत। हर काम, चाहे उसमें कितना ही समय क्यों न लगे, वो पूरी लगन से करती और फिर चुपचाप उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। आखिर वो उसे परेशान भी तो किस बात पर करता? उसके पास तो बस यही छोटे छोटे काम थे जिनके सहारे वो उसे तंग करने की कोशिश कर रहा था। शायद वो यही चाहता था कि किसी दिन वो असाइनमेंट जमा न कर पाए, वो उसे खूब बेइज्जत करे और लौटकर वो बदले में जवाब दे, और तब वो दादा जान से शिकायत कर सके कि ये लड़की लापरवाह है, बदतमीज है, जवाब देती है। मगर न जाने क्यों उसका दिल इस बात पर खुद ही अंदर बुरी तरह से कुढ़ रहा था। वो उसे झुकाने के लिए हर तरीका अपना रहा था। खुद को ये समझाने की कोशिश भी करता कि ये लड़की ज़बरदस्ती उस पर थोपी गई है, लेकिन उसका ज़मीर
उसे अंदर ही अंदर शर्मिंदा कर रहा था। वो लड़की मासूम थी, उसकी हर बात, हर सख्ती को चुपचाप सहते हुए मानती चली जा रही थी, और वो था कि उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाकर जैसे उसकी सांसें भी उस पर भारी कर रहा था। उसी झुंझलाहट में वो उठकर घर के पिछले हिस्से की तरफ चला आया, जहां मशीन की बजाय वो कपड़ों को हाथों से धो रही थी। शाम का समय धीरे धीरे होने लगा था। दुपट्टा उसके कमर पर बंधा हुआ था। यह हुक्म भी उसी का था कि उसके कपड़े मशीन में नहीं बल्कि हाथ से धोए जाए, क्योंकि मशीन से धुले कपड़े उसे पसंद नहीं थे। इस वक्त वो पूरी तरह भीग चुकी थी। बालों की कुछ लटें उसके चेहरे से चिपकी हुई थीं, जो उसके मासूम चेहरे को और भी नरम बना रही थीं। पानी की कुछ बूंदें उसकी गर्दन पर ठहरी हुई थीं, जो एक अनजानी सी कोमलता का एहसास करा रही थीं। ये दृश्य देखते ही वो एक पल को बेचैन हो उठा। उसका मन मचलने लगा कि वो आगे बढ़कर उसकी सफ़ेद गोरी गर्दन पर चमकते उन पानी की बूंदों को अपनी उंगलियों से छूकर महसूस करे। अपनी सोच पर उसे खुद ही शर्मिंदगी हुई और तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लीं। मगर अजीब बात थी, नज़रें बार बार भटककर उसी की तरफ लौट जाती। दिल जैसे कोई गुस्ताखी करना चाहता था, जिससे उसका दिमाग हर बार उसे रोक देता। वो उसकी बीवी थी, मगर उसका दिमाग इस रिश्ते को मानने से इनकार कर रहा था। जिस तरह वो उसे ठुकरा चुका था, जिस तरह उसकी बेइज्जती कर चुका था, उसके बाद उसे कोई हक नहीं था कि अब उसके वजूद को इस तरह नरमी और खामोशी से देखे। 2 दिन पहले जब उसने उसे सड़क पर उतार दिया था, तो बाद में उसे खुद भी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। उसका दिल उसे बार बार कचोट रहा था। कुछ दूर जाकर उसने अपनी गाड़ी अचानक रोकी थी और शीशा नीचे किया। थोड़ी दूरी पर खड़ी एक टैक्सी पर उसकी नज़र पड़ी, जिसका ड्राइवर बाहर खड़ा पानी पी रहा था। उसने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो अधेड़ उम्र का आदमी था और देखने से ही शरीफ लग रहा था। सुनो, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक लड़की खड़ी है। उसके हाथ में एक बैग है और उसने पिंक ड्रेस पहनी है। तुम जाओ और उसे कॉलेज तक छोड़ दो, पूरी हिफाजत के साथ। जी सर, कहते हुए टैक्सी ड्राइवर तुरंत अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। वो दूर से खड़ा उस टैक्सी में बैठते उसे देखता रहा, फिर खुद भी अपनी गाड़ी धीरे धीरे उसी के पीछे चलाने लगा। उसे ये पता भी नहीं था कि वो उसके दिल में अपने लिए कितनी गलतफहमियां और दर्द छोड़ चुका है। हर बार उसे नई तकलीफ देकर वो अपने ज़मीर की अदालत के कटघरे में खड़ा हो जाता था, मगर फिर भी अपने दिल को यही समझाता कि वो ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि वो खुद ही उससे दूर होने का फैसला कर ले। मगर उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठता, ये लड़की आखिर इतनी सहनशील क्यों है? पहली बार अगर वो उसके खिलाफ बोल देती, उससे सवाल कर लेती, तो उसका क्या चला जाता? क्यों वो हर तकलीफ को चुपचाप अपने हिस्से की किस्मत मानकर सहती जा रही थी? उसे इस कदर तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती, मगर वो लड़की भी न जाने किस मिट्टी की बनी थी कि जब बर्दाश्त करने पर आती तो बस करती ही चली जाती। आंखें बंद करके यही सोचते हुए उसने फिर से उसे देखा, जहां वो पूरे पूरे मन से कपड़े धोने में मगन थी, और उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो इतनी देर से खड़ा बस लगातार उससे ही देख रहा है। अचानक गुस्सा उसके दिमाग पर हावी होने लगा। वो उसकी नज़रों को महसूस क्यों नहीं कर पा रही थी, मगर फिर दिल ने चौंक कर याद दिलाया, उसे क्यों महसूस होनी चाहिए तुम्हारी ये नज़रें? अपने दिल की चोरी पकड़े जाने पर वो नज़रें चुराकर बालों में हाथ फेर गया। अबीर, आखिरकार अपने शब्दों को सख्त रखने की कोशिश करते हुए उसने उसे पुकारा। जी, छोटा सा जवाब देते हुए वो उठकर खड़ी हो गई। मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ, कपड़े यहीं छोड़ दो, ये काम नौकरानी कर लेगी। ठंडे शब्दों में नया हुक्म सुनाकर वो वहां से आगे बढ़ गया, जबकि वो पीछे गहरी सांस भरती हुई कपड़ों को वहीं छोड़कर किचन की तरफ बढ़ गई। नौकरानी से बाकी के कपड़े धोने का कहकर वो अपनी थकान से चूर होते वजूद के साथ कमरे में दाखिल हुई थी। वो दिसंबर की कड़ाके की ठंडी रात थी। कपड़े धोते धोते उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, बदन ठंड से कांप रहा था और वो बस थोड़ी सी गर्मी और सुकून चाहती थी। कांपते हाथों से वो कॉफ़ी का मग लेकर कमरे में आई थी। उसे एक पल के लिए लगा था कि शायद रेहान को उस पर तरस आ गया है, इसीलिए उसने उसे कपड़े धोने से मना कर दिया था। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागी थी कि शायद अब उसकी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि उसके लिए रहम नहीं बल्कि कोई और ही नई सज़ा उसका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए वो उसकी तरफ आई, कॉफ़ी का मग उसके करीब टेबल पर रख दिया। उसकी आंखों में उभरती उस छोटी सी उम्मीद को जैसे रेहान ने एक ही पल में तोड़ दिया। रेहान ने कॉफ़ी का मग होंठों से लगाया। कॉफ़ी अच्छी बनी थी, लेकिन उसे किसी न किसी तरह अबीर को टॉर्चर करना था।
कॉफ़ी वापस साइड टेबल पर पटकने वाले अंदाज में रखी। तुम्हें कॉफ़ी बनानी भी नहीं आती, सारा मूड खराब कर दिया तुमने। तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। ठंडी आवाज़ में उसने उसे सजा देते हुए बालकनी में जाकर खड़े रहने का हुक्म दिया था। दिसंबर की वो रात पहले ही बेहद सर्द थी और खुले आसमान के नीचे चलती बर्फीली हवा उसके कमज़ोर नाजुक जिस्म को और भी कांपने पर मजबूर कर रही थी। अबीर चुपचाप बालकनी के कोने में जाकर खड़ी हो गई थी। ठंड धीरे धीरे उसके बदन में उतरती जा रही थी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे, उंगलियां बेजान सी हो गईं और कांपते हुए वो आखिरकार खुद को समेटकर फर्श के पास ही सिकुड़कर बैठ गई। वक्त बीतता रहा, मिनट घंटों में बदल गए, लेकिन उसे अंदर बुलाने वाला कोई नहीं आया। रेहान अपने कामों में ऐसा उलझा कि उसे उसकी सजा का ख्याल ही नहीं रहा। लगभग 3 घंटे के बाद अचानक जैसे उसे कुछ याद आया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी और वो घबराकर बालकनी की ओर भागा। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र अबीर पर पड़ी थी। वो ठंड से बुरी तरह सिमटी हुई, लगभग वो बेहोशी की हालत में एक जगह पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और बदन बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। उसी पल रेहान का दिल जोर से धड़क उठा। बिना एक पल गंवाए वो उसे संभाल कर अपनी बाहों में उठाता हुआ अंदर लाया, सावधानी से बिस्तर पर लिटाया और तुरंत उसके ऊपर मोटा कंबल डाल दिया। उसकी कांपती हुई हालत को देखकर पहली बार उसके भीतर एक हल्की सी गिलानी और बेचैनी ने सिर उठाया था। बिस्तर का नरम गरम एहसास मिला तो अबीर ने चादर अपने ऊपर डालकर उसमें अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया और आंखें कसकर बंद कर लीं। लाल पड़ती आंखों के साथ अबीर के वजूद को देखते हुए न जाने क्यों उसके दिल में दर्द की टीस उठी। चाहे जो भी था, वो लड़की उसके निकाह में थी, उसकी बीवी थी। उसे कोई हक नहीं था कि वो उसकी तकलीफों का कारण बने। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने अबीर के कंधे पर हाथ रखना चाहा। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया उस लड़की के कांपते ठंडे वजूद को अपने गर्म वजूद की गर्मी दे दे, मगर फिर दिमाग ने उसे उकसाया। यही वो लड़की है जिसकी वजह से वो अपनी मनपसंद लड़की से शादी नहीं कर पाया और हमेशा के लिए उसके साथ बंध गया। उसे बिल्कुल भी अबीर के लिए नरम नहीं पड़ना था, नहीं तो जो कुछ भी वो सोच रहा था वो कभी भी मुमकिन नहीं हो पाता। अपना हाथ एकदम पीछे खींचते हुए अपने जमीर की आवाज़ को ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश करने लगा, मगर लाख कोशिशों के बावजूद हर पल उसे अपनी ज़्यादती का एहसास हो रहा था। तुम इतनी ढीठ क्यों हो अबीर शाह? मुझे लगता है ढीठपन तुम पर आकर ख़त्म हो जाता है। अगर तुम मेरे साथ इतनी जिद न करती तो तुम्हें ये सब बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। खामोशी से मुझसे अलग हो जाती, तुम्हें इतनी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ता। झुंझलाते हुए वो बड़बड़ाया और अबीर की तरफ देखा, जो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रही थी। उसे शक हुआ कि कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गई, मगर अभी अभी तो उसने अपने ऊपर कंबल खींचकर सही किया था। शायद वो उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो गुस्से में खुद भी लेट गया। लैंप की रोशनी बुझाते हुए उसने दिल की शर्मिंदगी से बचने के लिए अपनी निगाहें चुरा लीं। अगले दिन अबीर की आंख अजीब से दर्द करते हुए सिर के साथ खुली। सिर पकड़कर उठते हुए उसने आसपास देखा, जहां रेहान शाह का नामो निशान तक नहीं था। चकराते हुए सिर को थामते हुए उसने अपने कदम बिस्तर से नीचे रखे। बाथरूम से फ्रेश होकर शीशे के सामने खड़ी हुई तो अपनी हल्की सूजी हुई आंखें और लाल पड़ता चेहरा देखकर उसे एहसास हुआ कि वो तेज बुखार में जल रही है। उसके शरीर में हिलने तक की ताकत नहीं थी, मगर फिर भी वो ढीठ बनी हर तकलीफ को नज़रअंदाज करती हुई अपने रूटीन के अनुसार सारे काम करने लगी। रात के वो दर्दनाक पल याद आते ही उसे एक बार शिद्दत से एहसास हुआ था कि ज़िंदगी की राहें उसके लिए आसान नहीं थीं। लेकिन फिर रेहान की वो नरम गरम सी बाहों का स्पर्श उसे अपने वजूद पर महसूस हुआ तो दिल में एक सुकून उतरा था। वो जितना बुरा दिखता था उतना बुरा था नहीं। वो कितनी नरमी से उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर तक लाया था, उसके बालों को सही करते हुए उस पर कंबल डाला था। उसके दिल से दुआ निकली, ऐ खुदा, रेहान का दिल मेरी ओर मोड़ दे। रेहान शाह अपनी रूटीन के अनुसार वॉक पर गया हुआ था। उसके कपड़े जूते निकाल कर सारा सामान रखती हुई वो बाहर की ओर बढ़ गई। उसका नाश्ता अपने हाथों से बनाकर जैसे ही वो तैयार होने के लिए कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही रेहान शाह उसे तैयार होता हुआ दिखाई दिया। उसके लाल पड़ते चेहरे पर नज़र पड़ने के बावजूद भी वो उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी अबीर सिर झुकाए होठ काटते हुए अंदर दाखिल हुई थी और ख़ुद भी तैयार होने लगी, क्योंकि उसे भी कॉलेज जाना था और आज असाइनमेंट भी जमा करवानी थी। वही असाइनमेंट जिसे वो पिछले 3 दिनों से लगातार पूरी करने की कोशिश करने के बावजूद भी वक्त पर पूरा नहीं कर पाई थी।
बेबसी उसके वजूद पर बुरी तरह हावी थी, इसीलिए उसने खाली नोट्स बैग में रखे और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अबीर, तुम्हें क्या हुआ है? उसकी दोस्त नाइला अचानक उसके माथे पर हाथ रखते हुए उसकी ओर देखने लगी। कुछ नहीं यार, बहुत धीमी आवाज में कहते हुए उसने अपना सिर हाथों पर टिका लिया। लेकिन तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम असाइनमेंट जमा करवाने के लिए आई हो? मुझे दे दो, मैं जमा करवा दूंगी, और तुम घर जाओ, फिक्र भरी लहजे में नायला ने कहा, जिस पर अबीर ने सिर ना में हिला दिया। नहीं, मुझे कॉलेज अटेंड करना है और मैं असाइनमेंट बना नहीं सकी। सर कितना नाराज होंगे, मैं सोच रही हूँ सर को क्या एक्सक्यूज दूंगी। बेबसी के साथ उसने नायला की ओर देखते हुए कहा। तो तुम फिक्र मत करो, मेरी असाइनमेंट रख लो, मैं सर से कोई ना कोई बहाना बना दूंगी, तुम घर जाकर आराम करो। ये कहते हुए उसने अपनी असाइनमेंट आगे बढ़ाई और उसके लाल चेहरे को चिंता से देखने लगी। नायला ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि रेहान बाकी स्टूडेंट को चाहे कुछ भी न कहता, लेकिन अगर अबीर असाइनमेंट जमा न करवाती तो खड़े खड़े उसकी बेइज्जती कर देता। पता नहीं सर रेहान को अबीर से क्या दुश्मनी थी, नायला ये बात समझ नहीं पा रही थी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है नायला, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। थकान से टूटे हुए वजूद और जलती हुई आंखों के साथ उसने अपनी दोस्त को देखा। मैंने कहा ना, मुझे वैसे भी घर में कुछ काम था, इसीलिए मैं आज असाइनमेंट जमा नहीं करवा पाऊंगी। तुम ये असाइनमेंट रख लो और सर को दे देना, ये चेक करवा लेना कि असाइनमेंट तुम्हारी है। मैं अभी के अभी घर के लिए निकल रही हूँ, कल जब आऊँगी तो सर को कोई बहाना बनाकर अपनी असाइनमेंट दे दूंगी। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नरमी से उसका हाथ थपथपाते हुए नायला उठकर खड़ी हो गई थी। उसके बाद जलते हुए बदन के साथ अबीर ने अपना सिर अपने बाजुओं पर टिका लिया। कुछ ही देर के बाद क्लास में होती हलचल पर उसने अपना सिर उठाया और सामने दाखिल होते रेहान शाह को देखने लगी, जो उसके चेहरे पर एक नज़र डालकर दूसरी बार देखना भी जरूरी नहीं समझता था। तो क्लास, अब सब लोग अपनी अपनी असाइनमेंट जमा करवा दें। संजीदगी से बोलते हुए उसने पूरी क्लास पर एक नज़र दौड़ाई थी और वो नज़र घूम फिरकर उसी पर आकर ठहर गई थी, जिसका चेहरा लाल पड़ रहा था। इसके चेहरे को क्या हुआ? ये इतना लाल क्यों है? सुबह से नोट कर रहा हूँ, इसकी हालत ऐसी ही है। क्या इसकी तबीयत ठीक नहीं? कैसे बुखार है या फिर कोई और परेशानी? लगातार सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे और वो बुरी तरह झुंझला गया था, जिन्हें वो नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। अपनी बेचैनी पर काबू पाते हुए वो एक एक करके सबके असाइनमेंट जमा करवाता रहा, और जब अबीर की बारी आई तो शक भरी नज़रों से उसकी ओर देखते हुए उसने उसके हाथों की कपकपाहट साफ तौर पर महसूस की थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो इसका मतलब है मैडम बच निकलने के लिए कोई ना कोई तरीका अपना रही हैं। मैं भी देखता हूँ अबीर शाह, तुम अपने हथकंडों में कहाँ तक जा सकती हो। दिल ही दिल में सोचते हुए उसने अबीर की असाइनमेंट अपने हाथ में ले ली। वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ उसे देखती हुई वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। मिस नायला, प्रोफेसर रेहान शाह की पुकार पर अबीर सिर झुकाए सहमी हुई सी उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। तभी रेहान शाह ने अचानक असाइनमेंट फाड़ कर उसके चेहरे की ओर उछाल दी। पूरी क्लास में हो रही हलचल एक पल के लिए थम गई और पूरी क्लास में एकदम से सन्नाटा छा गया। कांपते हुए होठों और चकराते हुए सिर के साथ उसने सामने खड़े अपने पत्थर दिल हमसफर को देखा, जो इस वक्त हर रिश्ता हर लिहाज भुलाकर उसके साथ इतनी सख्ती से पेश आ रहा था। आंखें बंद करके फिर खोलते हुए उसने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसके शब्द उसके वजूद को भीतर तक चीरते चले जा रहे थे। कितनी बार कहा है मेरे सामने ये कॉपी पेस्ट वाला ड्रामा मत किया करो। अगर इतना ही दिमाग नहीं है तो किताबें छोड़कर किचन संभालो, यकीन मानो फायदे में रहोगी। वो बिना लिहाज के उस पर बुरी तरह दहाड़ रहा था। बेबसी के आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते हुए गिरने लगे, जिस पर वो कांपते हुए होठों के साथ सिर और भी झुका गई। पूरी क्लास में हैरानी का सन्नाटा छाया हुआ था, जबकि अबीर की लाल भीगी निगाहें उसी पत्थर दिल चेहरे पर टिकी थीं। वो उसका पति था, जिसके काम करते करते ही वो असाइनमेंट पूरी नहीं कर पाई थी, और अब वही इतनी बेदर्दी से उसे जलील कर रहा था। गेट लॉस्ट उसकी दहाड़ पर अबीर बदहवासी हालत में बाहर निकलने को हुई कि अचानक उसका सिर चकराया और वो अपने पूरे वजूद के साथ जमीन पर गिरने लगी। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, घबराते हुए रेहान शाह आगे बढ़ा और उसके गिरते हुए शरीर को अपनी बाहों में संभाल लिया। उसकी हालत देखकर रेहान शाह का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, और अब उसके लाल पड़े चेहरे और तपते हुए जिस्म को अपनी बाहों में थामे वो एक पल के लिए आंखें बंद कर गया। पूरी क्लास में हो रही सरगोशियों को नज़रअंदाज करते हुए उसने नरमी से अबीर के चेहरे पर हाथ रखा और हल्के से उसके गाल थपथपाए।
अबीर, आंखें खोलो। तुम्हें क्या हुआ है बेवकूफ़ लड़की? जब इतना बुखार था तो कॉलेज आने की क्या ज़रूरत थी? तपे हुए लहजे में बोलते हुए वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर अबीर के बेहोश वजूद में कोई भी हरकत नहीं हुई। सर, यह आपको शोभा नहीं देता कि किसी गैर लड़की को आप बाहों में लिए खड़े रहें। आप इन्हें छोड़ दीजिए, हम इनके घर वालों को फ़ोन कर देते हैं। किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिस पर वो सख्त नज़रों से आसपास खड़े लोगों को देखने लगा। धीरे धीरे होती सरगोशियाँ उसके कानों में चुभने लगीं। शट अप, जस्ट शट अप, बीवी है मेरी। खबरदार, अगर किसी ने इसके खिलाफ कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। ठंडे लेकिन सख्त लहजे में बोलते हुए उसने अपनी बाहों में मौजूद तपते हुए वजूद को और करीब कर लिया। फिर उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाकर वो बाहर की ओर बढ़ गया। पीछे खड़ी पूरी क्लास पर जैसे एकदम से सन्नाटा सा टूट पड़ा था। सब हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। आखिर कौन सोच सकता था कि रेहान शाह, जो उस लड़की से इतनी नफरत करता था कि पूरी क्लास के सामने उसे बेइज्जत करने से कभी नहीं चूकता था, वो यूं सरेआम अपने रिश्ते को स्वीकार करेगा। अगर इस वक्त अबीर होश में होती तो शायद उसका ये रूप देखकर दोबारा से बेहोश हो जाती। बुखार की शिद्दत और लगातार काम करके आराम न करने की वजह से आपकी बीवी बेहोश हो गई हैं। आपको इनकी खुराक का खास ख्याल रखना चाहिए और इनकी सेहत का भी। ये बहुत कमज़ोर है। डॉक्टर संजीदगी से उसकी ओर देखते हुए बोली, जिसने उसे शर्मिंदा कर दिया था। आई एम सॉरी डॉक्टर, अब मैं अपनी बीवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। नरम शब्दों में बोलते हुए उसने अपनी ड्रिप लगी हुई अबीर को देखा, जिसका चेहरा अब लाल की बजाय पीला पड़कर सफ़ेद हो चुका था, जैसे उससे सारा खून निकल गया हो। बेहतर है कि अपनी बीवी पर ध्यान देना शुरू कर दें, नहीं तो आप जैसे मर्द जो वक्त पर अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखते, बाद में उनकी मोहब्बत और इज्जत से भी महरूम हो जाते हैं। डॉक्टर शायद नाराज़ थी, इसीलिए अपना गुस्सा उस पर उतार रही थी और वो चुपचाप अपने होंठ नीचे खड़ा रहा। वो जानता था कि उसके ज़मीर की अदालत तो उसे हर बार शर्मिंदा करती रहती थी, लेकिन आज जब किसी और ने आईना दिखाया तो उसमें सामने खड़े रहने की हिम्मत बाकी नहीं बची थी। चाहे जितनी भी दलीलें हों, चाहे उसे अबीर से कितनी ही नफरत क्यों न रही हो, मगर ये इंसानियत नहीं थी कि वो उसके साथ घर में भी और कॉलेज में भी ऐसा व्यवहार करता। ये सब उसकी वजह से हुआ था और अब वो कर भी क्या सकता था सिवाय खुद को कोसने के। आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए उसने अबीर को देखा। आई एम सो सॉरी, धीमी आवाज़ में बुदबुदाते हुए उसने उसके चेहरे को देखा, जबकि डॉक्टर हल्की नाराज़गी के साथ उसे देखते हुए बाहर चली गई। अस्पताल में तो ये रोज़ की बात थी, कोई ना कोई ऐसा जोड़ा आ ही जाता जहां लापरवाही की वजह से हालत बिगड़ जाती थी, और इस बार उन्हें यही लगा था कि ये उसी की लापरवाही का नतीजा है। अबीर, तुम्हें तकलीफ़ दी मैंने ताकि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, मगर अब जब सोचता हूँ तो हर तरफ खुद को ही कसूरवार पाता हूँ। धीमी आवाज़ में बुदबुदाते हुए वो सामने पड़े बेहोश नाजुक वजूद को देख रहा था। उसकी उंगलियां उसकी कलाई पर हल्की सरसराहट के साथ उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थीं। थोड़ी देर के बाद रेहान शाह उसे घर लेकर आ चुका था, मगर अब उसके और अबीर के बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। अबीर अब और भी ज़्यादा शांत हो गई थी। उसके पुकारने पर भी वो कोई जवाब न देती। रेहान शाह ने उसे काम का कहना अब छोड़ दिया था, उसे परेशान करना भी बंद कर दिया था, मगर अब अजीब तरह की खामोशी जिसके साथ अबीर उसके सारे काम चुपचाप करती रहती। 2 दिन और बुखार में जलने के बाद तीसरे दिन वो कॉलेज पहुंची थी, और वहां होती सरगोशियों से उसे पता चला कि रेहान शाह कॉलेज में उसे अपनी पत्नी होने का दर्जा दे चुका है। हालात अब अजीब थे। हर एक इंसान की छुपी हुई नज़रें उसे अपने वजूद में चुभती हुई महसूस हो रही थीं। वो सारे लोग जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हों। उसका अपना पति उसे इज्जत दिलाने में नाकाम रहा था, तो वो भला किससे गिला करती? चुपचाप अपने आंसू पीती हुई उस दिन वो बहुत बुझे दिल से घर में दाखिल हुई थी। अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसने अभी 2 ही कदम आगे बढ़ाए थे कि अचानक पीछे से रेहान शाह ने उसका बाजू थामकर उसे अपने बेहद करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, किस मिट्टी की बनी हो तुम? आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम्हारे सामने खड़ा होकर चिल्लाया, तुम्हें हर तरह से परेशान किया, फिर भी तुम चुपचाप मेरा हर काम करती नहीं, और जब तुम्हें चीखने और बोलने का हक था तब भी तुम खामोशी से सब सहती रहीं। किस मिट्टी की बनी हो तुम अबीर शाह? उसे झकझोरते हुए रेहान शाह ने उसकी आंखों में देखा। उस मिट्टी से बनी हूँ जिससे आप नहीं बने। मेरे दादाजान ने मुझे वफा और मोहब्बत की मिट्टी से गढ़ा है। अफसोस उस मिट्टी से आप न बन सके।
उसके अजीब मगर ठंडे शब्द सुनकर रेहान शाह अपनी जगह पत्थर सा रह गया। पहले उसे अफसोस था कि वो बोलती क्यों नहीं, और अब जब वो बोल रही थी तो उसके शब्द उसके दिल की धड़कनों को बेकाबू कर रहे थे। मुझे तलाक चाहिए। अबीर के अगले शब्द जैसे रेहान शाह की सांसें रोकने के लिए काफ़ी थे। बेयकीनी भरी आंखों से वो सामने खड़ी अबीर को देखता रह गया। ये तुम क्या कह रही हो? धीमी आवाज में पूछते हुए वो उसकी आंखों में किसी मजाक की झलक तलाश करने की कोशिश करने लगा, जो उसे कहीं ना मिली। वही जो आप सुन रहे हैं, मुझे आपसे तलाक चाहिए। मैं आपके साथ अब और नहीं रह सकती, ऐसे इंसान के साथ नहीं जो मुझे इज्जत नहीं दे सकता। मैं आपके साथ रह जाती, आखिर तक रह जाती रेहान शाह, अगर आप मुझे लोगों के सामने इज्जत देते। जब तक आपने इस बंद कमरे में मेरी बेइज्जती की, मैंने हर बात चुपचाप बर्दाश्त की, मगर अब मेरी बेइज्जती का दायरा मेरे कॉलेज तक पहुंच गया है, जहां लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं और मेरी रूह को जख्मी करते हैं। मेरी रूह इन जख्मों से थक चुकी है। मैं हर इंसान की आंखों में अपने लिए हमदर्दी और तरस का भाव नहीं देख सकती, इस एहसास के साथ कि मेरा शौहर सरेआम मुझे बेइज्जत करता है और लोग मुझ पर तरस खाएं, ये मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। जहाँ तक दादा जान की बात है तो मैं खुद आपसे तलाक मांग रही हूँ, इसलिए दादा जान आपसे कुछ नहीं कहेंगे। पेपर्स बनवा लें और मुझे तलाक दे दें। मैं आपकी ज़िंदगी से वैसे ही चली जाऊँगी जैसे मैं कभी यहाँ पर आई ही नहीं थी, और आप खुशी खुशी उससे शादी कर सकेंगे जिससे आप करना चाहते थे। अबीर शाह आपकी ज़िंदगी से यूं गायब हो जाएगी जैसे वो कभी आई ही नहीं थी। अपने एक एक शब्द पर जोर देकर कहती हुई वो उसके चेहरे की रंगत सफ़ेद कर गई थी। पहले जब वो चाहता था कि वो उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाए तो वो उसके सारे काम करते हुए उसके ख्यालों पर छाई रहती थी, और अब जब वो चाहता था कि वो उससे गिला शिकवा करे तो वो अलग होने की बात कर रही थी। अजीब सी बेबसी थी जो उस वक्त रेहान शाह को अपने पूरे वजूद में उतरती हुई महसूस हो रही थी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। अचानक उसके होंठों से ये शब्द निकले। उसे देखते हुए अबीर के होंठों पर एक मुस्कान फैल गई, कड़वी सी मुस्कान जो उसने शायद पहली बार देखी थी। लगता है आपको मुझे दर्द देने में मजा आता है। अब आप मुझे किसी खिलौने की तरह अपना दिल बहलाने के लिए रखना चाहते हैं, मगर अफसोस मैं आपका खिलौना नहीं हूँ। मैं आपकी बीवी बनकर तब तक रही जब तक मुझे लगता था कि मैं इस रिश्ते को और आगे तक निभा सकती हूँ, मगर अब मैंने अलग होने का फैसला कर लिया है, और ये फैसला मैं दादा जान को भी सुना दूंगी। अपनी बात संजीदगी से बोलकर वो पलटी और कमरे में रखी अपनी ज़रूरी चीज़ें उठाकर अपने पुराने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि रेहान शाह उसे जाते हुए देखता रह गया और तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। अजीब सी हालत थी उसकी जो उसके पूरे वजूद पर उतर आई थी। वो लड़की जो उसके ख्यालों पर छाई रहती थी अचानक उसकी ज़िंदगी से यूं निकल गई थी जैसे वो कभी थी ही नहीं। अब वो अपने दिल को क्या दलील देकर समझाता? उसकी हर दलील खुद ही उसके सामने हार चुकी थी। लगातार 1 हफ्ता हो गया था उसे अपने पुराने कमरे में रहते हुए। कॉलेज में भी वो उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। कॉलेज से आने के बाद वो सीधा अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती। आसपास होती सरगोशियों से भी अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी ज़िंदगी में जहाँ इतनी समस्याएं थीं वहाँ एक और सही, जबकि रेहान शाह हर पल अपने ज़मीर की अदालत में खड़ा खुद को हारता हुआ महसूस कर रहा था। उसका वजूद पछतावे के जख्मों से चूर था और वो उसी शख्स की मोहब्बत के लिए तड़प रहा था जो अब उसे देखना भी गवारा नहीं करती थी। कई बार उसने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो हर बार उसे नज़रअंदाज कर देती। कॉलेज में उसकी नज़रों से बचती और घर आकर सीधे अपने कमरे में बंद हो जाती। उनका आमना सामना अब बहुत कम होता था। उसने दादाजी से भी बात करने के बारे में सोचा, लेकिन वो शायद दादाजी को भी अपना फैसला सुना चुकी थी। तभी दादा जान भी उसकी बात सुनने को राजी नहीं थे। रेहान शाह की आंखों में अब अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं था। अपनी पसंद पाने के चक्कर में तुमने अपने हाथों से एक हीरा खो दिया है रेहान शाह। मुझे बहुत अफसोस है। वो बच्ची, मैंने उसे कभी मायूस नहीं देखा, मगर जिंदगी में पहली बार वो तुमसे नाउम्मीद हो चुकी है। तुम्हारे वजूद में उसे उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दी, तभी वो खामोशी से अपना रास्ता अलग करने पर अड़ी हुई है। मैं भी चाहता हूँ कि वो तुम्हारे पास रहे, तुम उसकी हिफाजत करो और वो तुम्हें दुनिया का हर सुकून दे, मगर मैं उस पर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकता। ये उसका फैसला है और मैं उसके फैसले का सम्मान करता हूँ। एक रात स्टडी में बैठे हुए दादा जान ने उसे बुलाकर ठंडे शब्दों में ये बात कही थी जिस पर वो अपने होंठ भींच कर रह गया था।
मैं अबीर से बात करूंगा। मैं उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगा। मैं अपने हर गलत काम का पछतावा करूंगा। शर्मिंदगी से सिर झुकाकर कहते हुए रेहान शाह ने सामने बैठे दादा जान की ओर देखा। अगर गलतियां करके सिर्फ माफ़ कर दो कहने से सब कुछ ठीक हो जाता तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती रेहान शाह। इतना आसान नहीं होता किसी का दिल तोड़ना और फिर कुछ शब्दों से उसकी भरपाई कर लेना। अगर तुम अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हो तो तुम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो, संजीदगी से कहते हुए दादा जान ने उसे इशारे से बाहर जाने को कहा। वो कुछ देर अकेले रहना चाहते थे। रेहान शाह खामोशी से उठकर कमरे से बाहर आ गया। अबीर, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आखिर एक हफ्ते के बाद वो उससे बात करने की हिम्मत जुटा ही पाया था। वो खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ी थी। उसके आने की आहट वो महसूस कर चुकी थी, मगर अपने वजूद को संभाले वो अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। अबीर, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। हिम्मत करके वो 2 कदम आगे बढ़कर उसके करीब आ गया। क्या कहने आए हैं? शायद आपको माफ़ी मांगनी होगी। शायद आपको लग रहा होगा कि आपने आपने कुछ ज़्यादा ही ज्यादती कर दी, मगर तकलीफ देने के बाद उसका एहसास ख़त्म हो जाता है, लेकिन रूह पर पड़े जख्म कभी ख़त्म नहीं होते। ये बात शायद आप कभी समझ नहीं पाए। दर्द भरी आवाज़ में कहती हुई वो उसके दिल को और भी तड़पा गई। ऐसा मत कहो अबीर, मैं अपने हर गलत काम की भरपाई करूँगा। मैं तुम्हारे वजूद का आदी हो चुका हूँ। अब मुझे हर पल तुम्हें अपने सामने और अपने करीब देखने की आदत हो गई है। मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ खुशी से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक बार मौका नहीं दे सकती? बेबसी से कहते हुए उसने सामने खड़ी अपनी उस दुश्मन जाँ को देखा था। मैंने आपको बार बार मौका दिया रेहान शाह, मगर अब मैं थक गई हूँ। अब मेरा वजूद थक चुका है। मैं अब आपको मौका नहीं देना चाहती। मेरे दिल ने अब ये इरादा छोड़ दिया है जो कभी आपके पीछे पीछे भागता था। अब वो जख्मी होकर एक ऐसी छाँव की तलाश में है जो उसे आपके बंजर वजूद में नहीं मिल सकती। धीमी लेकिन ठहरी हुई आवाज़ में कहते हुए उसने रेहान शाह को आईना दिखा दिया, जिस पर उसकी रूह तड़प कर रह गई। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसकी सूजी हुई लाल आंखों और थके हुए चेहरे ने रेहान शाह को मजबूर कर दिया कि वो बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ले। मैं बस तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, अपने तमाम गलत कामों की माफ़ी। मैं जानता हूँ मेरे काम माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो शायद हम दोनों के लिए सब कुछ थोड़ा सा आसान हो जाए। भीगी आवाज़ में कहते हुए वो आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। अपने होंठ भींचते हुए उसने एक पल के लिए उसके चेहरे को देखा, फिर दिल पर कड़ा सब्र रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण के बाद अबीर ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाया और बाहर की ओर बढ़ गई। मैं कोशिश करूंगी। बाहर निकलने से पहले उसकी धीमी सी आवाज़ सुनाई दी तो रेहान शाह ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। एक उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद वक्त के साथ साथ, शायद उसकी कोशिशों के बाद वो फिर से उसके दिल में जगह बना पाए। उसी उम्मीद के साथ उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वक्त अब अजीब करवट ले चुका था। घर में हालात बदलने लगे थे। रेहान शाह हर दिन उसके लिए लाल गुलाब लाने लगा। छोटे छोटे तोहफों के साथ उसके होंठों पर मुस्कान देखने की चाह लिए वो अबीर के वजूद में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। नाश्ते की मेज पर बैठते हुए वो नरमी से उसका हाथ थाम लेता, कभी उसके कमरे में हर वक्त मौजूद रहता, कॉलेज में उसकी ओर देखता या फिर कार में अपने साथ बिठाकर उसके वजूद को महसूस करता। उसके लिए हर एक पल जैसे सदियों की तरह गुजर रहा था। अबीर धीरे धीरे उसकी कोशिशों से पिघलने लगी थी। दिल अनचाहे ही उसकी ओर खींचने लगा था, मगर वो अभी अपने दिल को इस राह पर फिर से कमज़ोर नहीं होने देना चाहती थी जहां उसका वजूद एक बार जख्मी होकर टूट चुका था। लेकिन रेहान शाह उसे बहुत नरमी और मोहब्बत से अपने वजूद में समेटते हुए उसकी तमाम तकलीफ़ों की भरपाई करने की कोशिश कर रहा था। अबीर, लगता है सर रेहान तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। देखो ना, 24 घंटे तुम्हारी तरफ देखते रहते हैं। पहले तो हमेशा गुस्से में रहते थे, मगर अब तुम्हें देखते ही कैसे मीठे हो जाते हैं। देखो, अभी भी तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। उसकी दोस्त नायला उसके पास झुककर कान में कहती हुई उसके लाल पड़ते चेहरे को देख रही थी। चुप रहो, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बातें। बौखलाकर कहते हुए उसने सामने खड़े रेहान शाह की नज़रें सचमुच अपने ऊपर महसूस की। उसके कान तक लाल पड़ गए थे। तभी उसने जल्दी से मजबूती से अपना बैग हाथों में पकड़ा और झटके से खड़ी होकर क्लास से बाहर निकल गई। वैसे भी क्लास ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए उसे कोई परेशानी नहीं हुई। अभी वो धीरे धीरे कदम चलते हुए बाहर पहुंची थी कि पीछे से एक मजबूत हाथ ने उसका बाजू थाम कर उसे अपनी ओर खींच लिया। कहाँ जा रही हो डियर जान?
बेचारे शौहर के साथ अब ऐसा करोगी? मुझे अकेला छोड़कर घर चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना घर कैसे जाऊंगा? मोहब्बत भरी नजरों से उसके चेहरे को देखते हुए रेहान शाह ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। अब इस पकड़ में सख्ती नहीं बल्कि मोहब्बत, सम्मान और नरमी थी। वो मुझे घर पर कुछ काम था, हिचकिचाकर कहते हुए वो रेहान शाह के चेहरे को देखने लगी, जबकि उसकी घबराहट को महसूस करते रेहान शाह के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। अभी तो वो उसके वजूद में रंगों को महसूस करने लगा था। उसके होंठों पर मचलती हुई मुस्कान, उसके दिल में उठते हुए जज्बात और उसके चेहरे पर खिलते हुए शर्म के रंग। उसे उससे बेहद प्यार हो चुका था। झुककर उसने अपने अंगूठे से उसके गालों पर उभरते हुए लाल रंग को हल्के से छुआ था और शरारत से उसकी आंखों में देखने लगा। ये तुमने अपने गालों पर क्या लगाया हुआ है? टमाटर हो रहे हैं, होंठ दबाकर कहा। उसका ये वाक्य उसे और भी बौखलाने पर मजबूर कर गया। तभी उसने अपने दोनों हाथ गालों पर रख लिए और उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया। वो रंग लग गया होगा शायद। घबराहट में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त अपने लाल गालों की क्या सफाई दे। नायला ने जो बातें उससे कही थी उन्हें वो इस समय अपने शौहर को बताने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। क्या कहा? कहते हुए उसने उसके कंधों को थामकर उसे अपने बेहद करीब कर लिया और झटके से उसकी ओर अपना चेहरा करते हुए उसके माथे को चूम लिया। उस स्पर्श ने अंदर तक सिहरती हुई उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन दोनों की खामोशी को हील की टिक टिक ने तोड़ा। उसने नरमी से अबीर के वजूद को खुद से थोड़ा पीछे किया और उसे अपनी ओर घुमाया, मगर सामने ही अमरीन को खड़ा देखकर उसके होंठों पर आई मुस्कान अचानक ठंडेपन में बदल गई। रेहान शाह, तुम तो मजे हुए खिलाड़ी निकले। एक गई तो दूसरी आ गई, दूसरी जाएगी तो तीसरी आ जाएगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि कोई तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी रोक दे? ठंडे लहजे में कहते हुए अमरीन उसे घूर रही थी, जबकि उसकी सर्द नजरें सामने खड़ी अबीर के वजूद के आर पार उतर रही थीं। अबीर को कमर से मजबूती से थामे हुए रेहान शाह उसे अपने और भी करीब कर गया। मेरे लिए कौन इंतजार कर सकता है और कौन नहीं, इस बात का मुझे अंदाजा हो चुका है। कम से कम ये बात मुझे तुमसे सुनने की ज़रूरत नहीं। जो लड़की कुछ दिन भी मेरा इंतजार न कर सकी, वो मेरे लिए ज़िंदगी भर क्या इंतजार करती। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरी बीवी ने मुझे पाने और अपनी मोहब्बत में बांधने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। और तुमने मेरे बाद 2 मंगनियाँ कर लीं, मगर अफसोस उनमें से कोई भी तुम्हें रेहान शाह नहीं मिल सका जो खुलकर तुम पर पैसा लुटा सके। और तभी तो तुमने वो दोनों रिश्ते तोड़ दिए और अब पलट कर मुझे एहसास जुर्म में डालने आई हो। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती हो तो भूल जाओ। रेहान शाह इमोशनल ब्लैकमेल होने वालों में से नहीं है। और दोबारा मेरी बीवी की तरफ इन नज़रों से देखने की कोशिश भी मत करना। रेहान शाह उन आंखों को निकालना अच्छी तरह जानता है जो मेरी बीवी की तरफ उठे। मेरी बीवी की तरफ उठने वाली हर मैली नज़र को मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कोई भी हो। ठंडे लहजे में कहते हुए उसने सामने खड़ी लड़की को नज़रअंदाज किया, अपनी बीवी को अपनी बाहों के घेरे में लिया और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। उसकी बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस करती हुई अबीर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसका पति उसकी इज्जत का रखवाला था, वो उसे सम्मान दे रहा था। और अबीर को रेहान शाह के बारे में ये बात स्वीकार करने में देर नहीं लगी कि हाँ, इज्जत के साथ मोहब्बत अब मुमकिन थी और अब वो उसके साथ सुकून से जीवन बिता सकती थी, क्योंकि वो इज्जत देना और निभाना दोनों अच्छी तरह जानता था। घर आकर वो अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी कि तभी रेहान शाह ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। क्या यार, अब तो अपने इस बेचारे पति को तड़पाना छोड़ दो। बहुत सह लिया मैंने जुदाई का दर्द, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। आज अपने बेचैन दिल को सुकून देना चाहता हूँ, तुम्हारे गालों की ये लाली चुराना चाहता हूँ। प्लीज़ इजाज़त दे दो। उसकी बातों का मतलब समझकर अबीर बुरी तरह घबराई। रेहान, वो मैं अपने कमरे से कुछ ज़रूरी सामान, मेरे अलावा तुम्हारे लिए ज़रूरी और क्या हो सकता है। वो उसे झटके से अपनी बाहों में उठाते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। इस बार अबीर ने भी सुकून से अपना सिर उसके चौड़े सीने से टिका दिया था। वो खुद भी अब इन बाहों से दूर नहीं जाना चाहती थी। कमरे में पहुंचकर उसने पैर की ठोकर से दरवाज़ा बंद किया और अबीर को बिस्तर पर लिटा दिया। कमरे की लाइट बंद करते हुए वो अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसके पास झुक गया। जो दिल इतने दिनों से तड़प रहा था, अबीर की इस नज़दीकी से रेहान के बेचैन दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। वो उसके नर्म नाजुक वजूद में खोने लगा। उसने उसके कान में धीरे से सरगोशी की, बस मुझ पर यकीन रखना, तुम्हारा भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। वादा है तुमसे इतनी मोहब्बत दूंगा
कि तुम्हारा दामन भी कम पड़ जाएगा। वो धीरे से उसके होठों के पास झुका और अबीर भी इस नरम एहसास में पूरी तरह खोने लगी। उसने एक बार अपने खुदा से दुआ मांगी थी कि रेहान का दिल उसकी ओर मोड़ दे, और उसकी दुआ कबूल हो गई थी। वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करती उतना कम था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।